वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड जीतने वालों के साथ बातचीत करेंगे। 32 बच्चों को वजीर आजम नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार के मुख्तलिफ जुमरों के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मुल्क भर से 32 दरख्वास्त दहंदगान का इंतखाब किया गया है। इस साल 32 बच्चों को आर्ट, कल्चर, इख्तिरा, तालीम, समाजी खिदमत के शोबे में बेहतर काम करने पर मुंतखब किया गया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल पुरस्कार आज उन बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने अपने हुनर का बेहतर मुजाहिरा दिखाया है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवाजेंगे। विनीत जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बाल पुरस्कार जो है वो बेहतर साहस के लिए जिस तरह से लगातार जो रिपब्लिक डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है, उसके पहले लगातार यह परंपरा रही है कि बाल पुरस्कार दिया जाता है, बच्चों को सम्मानित किया जाता है उनकी वीरता के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे जो है वो असाधारण वीरता दिखाते हैं उन्हें पहचाना जाता है और ऐसे में जो राष्ट्र है उन्हें सम्मानित करता है। और इसी कड़ी में आज जो है वो आज बाल पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके कारण जो है वो इस तरह की व्यवस्था की गई है। अब नहीं तो जो बच्चों के साथ मुलाकात की जाती है और उसके बाद जो है वो बाल पुरस्कार दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो महिला और बाल विकास मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगी और इसके अंतर्गत में एक पदक दिया जाएगा, एक मेडल दिया जाएगा, साथ ही साथ 1 लाख रुपया पुरस्कार दिए जाएंगे और एक प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो होता है वो 5 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण, जिसमें नवाचार में शामिल है, शैक्षणिक उपलब्धता शामिल है, खेल में शामिल है, कला और संस्कृति शामिल है, साथ ही साथ बहादुरी में शामिल है। इसी में लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है उसमें एक महत्वपूर्ण झलक जो हमें देखने को मिलता है कि जब बच्चे इस परेड में शामिल होते हैं। लेकिन इस बार जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना में प्रोटोकॉल के कारण बच्चे जो है इस परेड में शामिल नहीं हो पाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इंटरैक्ट करेंगे। जी मुनज़्ज़ा। विनीत, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी में होने वाले असमी इंतखाबात को लेकर बीजेपी की आज दिल्ली में मीटिंग होगी। मीटिंग में 5वें और 6ठे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर-व-खौज होगा। 5वें और 6ठे मरहले के लिए उम्मीदवारों के नामों पर आज मुहर लग सकती है। अभी 208 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, यूपी के सीएम आदित्यनाथ, वहीं दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ साथ रियासत के सदर स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल और कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष शामिल होंगे। कल भी बीजेपी की रात 8 बजे तक मीटिंग चली थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, ये बताएं कि बीजेपी की आज मीटिंग है और यूपी के 5वें और 6ठे मरहले के इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान फाइनल हो सकते हैं। जी निश्चित तौर पर मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इसमें कल बताया जा रहा है कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसके पहले पूरी तरह से होमवर्क जो है वो किया जा रहा है। हालांकि कल देर रात भी यह बैठक चली थी जिसमें सभी जो कोर ग्रुप के मेंबर हैं वो उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में न सिर्फ बीजेपी अपनी सीटों की घोषणा में पर चर्चा करेगी, बल्कि किन सीटों को अपने सहयोगी दल, अपना दल को दिया जाए या फिर निषाद पार्टी को दिया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। एक महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ हाई प्रोफाइल सीट हैं जिस पर बीजेपी को अभी निर्णय करना बाकी है, वो अभी उस पर भी चर्चा होगी। अगर हम बात करें अयोध्या की, अयोध्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां पर हमने देखा जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और उसके बाद अयोध्या जिसे कौन चुनाव लड़ेगा
इसको लेकर के भी बीजेपी को भी तय करना है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ कैंट को लेकर के भी बीजेपी को अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करनी है कि आखिरकार उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। वहां पर मौजूदा विधायक हैं वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि जिस तरह से सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं वो अपने बेटे के लिए उस सीट से जो है वो टिकट मांग रही हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से अपर्णा यादव आई हैं, वो लखनऊ कैंट में सीट से चुनाव में लड़ चुकी हैं। तो इस हाई प्रोफाइल सीट पर भी बीजेपी को फैसला करना है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है। हालांकि इस बैठक के बाद जो है वो नामों की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि अभी जो है वो अभी होमवर्क किया जा रहा है। और 25 तारीख को यानी कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, उसके बाद ही नामों की घोषणा की जाएगी। जी विनीत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र वर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया और उन्हें एसपी का जिला सदर भी बना दिया गया है। बताया जा रहा है कि आगरा की फतेहाबाद सीट से बीजेपी एमएलए जितेंद्र वर्मा 2022 के असेंबली इंतखाबात में टिकट न मिलने से नाराज थे। ताहम उन्होंने अपने खत में पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई है। बीजेपी ने जितेंद्र वर्मा का टिकट काटकर छोटे लाल वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। जितेंद्र वर्मा की ये बगावत बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है और एसपी उम्मीदवार को फायदा पहुंचा सकती है। अब फतेहाबाद सीट पर असल मुकाबला बीजेपी और एसपी के दरमियान होगा। अखिलेश यादव अपने कुंबे को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं। परिक्रमा होती है, जो गणेश परिक्रमा होती है, नेताओं की जो बड़ी परिक्रमा होती है वो परिक्रमा नहीं कर पाया, इसलिए मेरी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी थी। लेकिन सर्वे हुआ, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ सर्वे करा लिया जाए। कल भी था, परसों भी हुआ था, इतने सर्वे हुए, सारे सर्वे में पास था। लेकिन मेरी टिकट क्यों काट दी मैं ही नहीं खुद समझ पाया। लास्ट तक मुझसे कहते रहे आपकी टिकट होगी, हो रही है और चल रही है, लेकिन मुझे गुमराह करते रहे, मेरी टिकट नहीं हुई। ये यथार्थ सत्यता है। भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम युवाओं को बढ़ाएंगे और मेरी काट के, मैं 44 साल का, मेरी काट के एक 75 साल के व्यक्ति को दे दी। और नियम बनाते हैं कि 70+ को टिकट नहीं देंगे। जिन पे पैरनिट से चला नहीं जा रहा उनको भी टिकट दे दी। कोरोना से निकल नहीं पा रहे, घर से बाहर नहीं चल पा रहे, टिकट दे दी। समाजवादी पार्टी एक तरफा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और पुनः हम लोग मिलकर सभी गरीब लोगों की सेवा करने का काम करें। भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर शहरी सीट से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इंतखाबी मैदान में हैं। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कमजोर वज़ीर आला बताया है। हारे नहीं है, देखिए ये जनता है। हमने तो प्रधानमंत्री भी हारते देखे, मुख्यमंत्री भी हारते देखे, और उन्होंने तो जो पिछले 5 साल में जो उत्तर प्रदेश को दिया है उसका दर्द तो उत्तर प्रदेश शायद 20 साल भी नहीं भूल पाएगा। आज अगर नौजवान बेबस है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, उसके जो सपने कुचले जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जब वो पेपर के लिए जाता है तो पता लगता है पेपर लीक हो गया है, और फिर जब वो पेपर देता है तो उसको पता लगा भर्ती में घोटाला हो गया है, और वो जाता तो आज बच्चे रो रहे थे, मैंने खुद देखा। कारण क्या था कि वो गए और एक कागज की वजह से उनको पेपर में नहीं बैठने दिया। तो जो नौजवानों ने रोजगार के मामले में यहाँ झेला, जो कोरोना काल में जो त्रासदी आई, उस समय लोग ऑक्सीजन कमी से मर जाते हैं, लाशें जो हैं यहाँ बहती हैं गंगा में, और माँ बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार है वो रात को छोड़े दिन में नहीं निकल सकती। गृह मंत्री जी कहते हैं कि सोना पहन के निकल जाए, यहाँ तो बहन बेटियां दिन के उजाले में नहीं चल सकती। तो ये जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसका हिसाब जनता जरूर लेगी। चुनाव बिल्कुल साफ है, मैं समझता हूँ कि वो मुझसे बहुत पीछे है। पंजाब में अगले माह असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात को लेकर पर्चे नामजदगी की शुरुआत कल से होगी। पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस करुणा राजू ने कहा कि अगले माह होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 25 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी तक जारी रहेगा। पंजाब में असेंबली की 117 नशिस्तों पर पोलिंग 20 फरवरी को होगी और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक पर्चे नामजदगी की जांच 2 फरवरी को की जाएगी और वापसी की आखिरी तारीख 4 फरवरी को होगी। पर्चे नामजदगी 25 जनवरी से 1 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुतल्लिका
रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में दाखिल किए जाएंगे। सख्त मेहनत और सच्ची लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियसेस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो करके दिखाया जो उनकी उम्र में नामुमकिन सा दिखता है। आइए देखते हैं बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 की चंद झलकियां। शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियसेस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है। ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं। ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलन। नमस्कार, come sit. Now your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malaya शीतलाम। सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में। Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. namaste. Come. How are you? I'm great. आइए बैठिए। बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था which intrigued me. मेरे डैड के साथ रह के I got influenced from him. He as well is a person who is very interested in science. साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको? Within science. The fact that science has the power to change anything. इस न्यूज हेडलाइंस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुंबई में आज से सभी जमात के लिए स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। ऑफलाइन क्लासेस में शिरकत के लिए तुलबा ने खुशी खुशी स्कूलों का रुख किया। स्कूलों को दोबारा खोले जाने पर तुलबा ने खुशी का इजहार किया। इसके अलावा औलियाए तुलबा ने भी स्कूलों के आगाज को लेकर इत्मीनान का इजहार किया। महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे ने बताया कि औलियाए तुलबा अगर अपने बच्चों को महफूज समझ रहे हैं तो ही स्कूल को रवाना करें। बसूरत दीगर ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सरगर्मियों को जारी रख सकते हैं। सैनिटाइजर लगाना चाहिए, जिधर जाएगा उधर कैरी करना चाहिए मास्क, और एक्स्ट्रा मास्क लेना चाहिए बैग में, और सैनिटाइजर लगाना चाहिए। ओके, थैंक यू। आपका नाम? भावना। बोलिए। आप कितने में पढ़ रही हैं? 7। अबे इतने दिन के बाद आपको स्कूल चालू हो जाए ऊपर, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। वेयर मास्क, बार बार हैंड सैनिटाइजर करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास की वजह से हमें काफ़ी तकलीफें उठानी पड़ती है। मतलब हमें प्रॉपर तरीके से समझता नहीं क्या समझाए, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझाए कुछ चीज़ करके, मुझे समझता भी है यहाँ पे ऑफलाइन में क्या हो रहा है क्या नहीं। कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, और अभी किस तरह प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो हम लोग को बढ़ेंगे, हमें भी मेच्योर रखना चाहिए, मतलब रखना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग इसका समय भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है बहुत, बट डर भी लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम्स है कैसे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बोर्ड एग्जाम के बारे में, बट करना तो पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं जम रहा था, कुछ समझ रहा तो भी नहीं था। स्कूल आके समझ रहा है, कुछ तो समझ रहा है, मतलब ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ समझ रहा नहीं, तो ऑफलाइन होगा तो अच्छा है हम लोग के लिए भी। तो पास तो होना है, डर तो बहुत लग रहा है बोर्ड हो रहा है करके। अभी ऑनलाइन है तो समझना नहीं, तो ऑफलाइन है तो समझ। मेरा बेटा 6th क्लास में पढ़ती है। ऑनलाइन स्कूल और ऑफलाइन में बहुत फर्क है, क्योंकि जो बच्चा लोग सब एक जैसा नहीं पढ़ता है। माँ बाप भी सब लोग पढ़ा लिखेला नहीं है। जिन लोग को नहीं मालूम बच्चा लोग फोन में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी नहीं मालूम पड़ता है। बच्चा लोग को ऑनलाइन क्लास का नाम करके चैट करते रहता है, पिक्चर देखते रहता है,
और ऑफलाइन होएगा तो स्कूल में बराबर पढ़ाई करता है, आता है जाता है, माँ बाप भी पूछता है क्या पढ़ता है। तो अच्छा है, बच्चों का पढ़ाई अच्छा होता है, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं मालूम पड़ते। अच्छा किया वो लोग ने स्कूल चालू किया, सबकी यही ख्वाहिश थी। स्कूल अच्छा होएगा तो बच्चे लोग भी पढ़ाई कर सकते हैं ना। हम लोग भी ऐसे सोच रहे घर में पढ़ाई होने से अच्छे स्कूल में आ जाए, सब रनिंग चालू हो जाएगा। ठीक है, आज से वापस से स्कूल रीओपनिंग हुआ है, इसके लिए हम लोग को बहुत ही खुशी है। लेकिन बच्चों का हेल्थ का अभी ख्याल रखा जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का यूज ये हम लोग सब बच्चों के पास से करके लेने वाले हैं। और जिस पेरेंट की परमिशन है वही बच्चों को हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक अगर पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई भी कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है। जो स्कूल मुंबई से हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, ये बताया कि स्कूल खोल दिए गए हैं, रिएक्शन कैसा देखने को मिल रहा है और स्कूल्स में बच्चों की अटेंडेंस कैसी है? देखिए मनुजा जी, मुंबई में जिस तरह से यहाँ की स्थानीय प्रशासन बीएमसी ने डिसीजन लिया था सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से, मुंबई में आज स्कूल खुले ज़रूर हैं। जो बंद ताले थे स्कूलों के गेट पर, वो ताले उतर तो ज़रूर गए हैं, लेकिन जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें बड़े पैमाने पे कोई वृद्धि या एकदम बड़ी संख्या स्कूल में बच्चों की आई है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि जब सुबह 7:30 बजे के करीब हम यहाँ पे आए थे, कुछ बच्चे यहाँ पे लाइन कतार डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे, जिनको टेम्परेचर छोड़कर अंदर छोड़ा ज़रूर जा रहा था। लेकिन जो एक बड़ा क्राउड रहता है किसी भी स्कूल का, वो क्राउड बिल्कुल अभी मुंबई शहर से नदारद है। हालांकि जो भी नियम है स्कूल प्रशासन वो नियमों का पालन जरूर कर रहा है। आज से मुंबई शहर के कई स्कूलों में 10th के प्रीलिमिनरी एग्जाम भी शुरू हुए हैं। कुछ स्कूलों में ऑफलाइन एग्जाम स्कूल के अंदर बच्चों को बुलाकर लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक बात कही जा रही थी कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तकनीकी का दौर है, लेकिन इस बड़े टेक्नोलॉजी और तकनीकी के दौर में जिस तरह से एजुकेशन की मार ऑनलाइन के जरिए विद्यार्थियों पे पड़ी है, तकनीकी यहाँ पर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। तमाम पेरेंट्स, लाखों की संख्या में हम कह सकते हैं, करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं कि तकनीकी के इस दौर में ऑनलाइन की जो पढ़ाई है वो बच्चों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। इसलिए ज्यादातर पेरेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए एक्टिविटीज भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सर्वेश, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुल्क में कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,06,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 443 मरीजों की मौत भी हुई है। 20% इजाफे के साथ कोरोना फैल रहा है। 2,43,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। 22,49,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। तो कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 20% इजाफे के साथ कोरोना पूरे मुल्क में फैल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में शदीद बर्फबारी की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। रियासत में शदीद बर्फबारी की वजह से 4 कौमी शाहराहों समेत 700 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं। बर्फबारी की वजह से ट्रैकिंग पर किए गए 4 दोस्तों में से 2 की मौत हो गई है। बीती शब 2 जख्मियों को धर्मशाला के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। एएसपी कांगड़ा पुनीत राघू ने बताया कि 2 लड़कों की लाशें मिली हैं, वहीं 2 को काफी ऊंचाई से खाई में गिरने से शदीद चोट आई है। ताहम दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। अस्पताल में जख्मियों का इलाज चल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में शदीद सर्दी का सिलसिला अभी भी जारी है। गुज़िश्ता हफ्ता दिल्ली में गैर मामूली सर्दी की वजह से कम 106 अफराद की मौत की खबर है। शदीद ठंड की वजह से ट्रेनें ताखीर से चलने के अलावा दीगर जराए आमदोरफ्त मुतासिर भी हुए हैं। हालात को मद्देनजर रखते हुए गैर सरकारी तंजीमों के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने मौसम के पेश नज़र बेसहारा अफराद के लिए सर्दी से हिफाजत के लिए इक़दाम करने की अपील की है। दूसरी तरफ दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने सर्दी की वजह से 106 अफराद की मौत की तरदीद की है। बोर्ड के हुकाम ने बताया कि 106 अफराद की मौत सर्दी की वजह से नहीं हुई है, बल्कि मौसम सरमा के बायस दीगर तिबी मसाइल की वजह से ये अमवात हुई है।
वहीं शदीद सर्दी के बीच दारुल हुकूमत दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारी जारी है। राजपथ पर फौजी जवान यौम जमहूरिया परेड की मशक कर रहे हैं। यौम जमहूरिया परेड की तैयारी आखिरी मरहले में है और आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। परेड की वजह से राजपथ के आसपास के रास्ते बंद हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस साल यौम जमहूरिया की परेड में सिर्फ 12 झांकियों के साथ 9 वजारतों की नुमाइश की जा रही है। मरकज ने जरूरी कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए महदूद वक्त और जगह की वजह से झांकियों की तादाद को कम कर दिया है। श्री राम स्कूल मोलसेरी आज अपने असूलों की वजह से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का हब बन चुका है। स्कूल की इमारत और सोलर पावर्ड क्लासरूम से लेकर इफेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्कूल को प्लास्टिक से फ्री रखने के कवायद के साथ स्कूल में ग्रीन वॉरियर्स को मुतासिर कर रहा है। आइए देखते हैं मिशन पानी की ये रिपोर्ट। My brother Navina, since a young age, though Shri Ram School has inculcated a sense of responsibility to the environment, we didn't know what to do to help the environment. Ghazipur landfill, which is the world's largest landfill, collapsed, killed 2 people and also caught on fire, releasing tons and tons of toxic gas. And for the next 2-3 days, there was smog everywhere. So that's when the connection was created for Nav and I that waste and air pollution are very interconnected. Then we did some more research on this connection. We found out almost 30% of Delhi's air pollution is caused indirectly or directly by waste. And that's when we, researched a little more and found out that the best solution is segregation. So then, within 2 months, we had 50 people reach out and join us. Then in the next month or two, we had 100 people. And now we've grown to over 1,500 homes in both Delhi and Gurgaon. After we teach them the importance of waste, we say, hey, you know that waste is contributing to a lot of pollution, both water and air, so why don't you sign up with us? Then we offer a home-to-home pickup, where we go home to home, pick up their waste, take it into our warehouse where we micro-segregate the waste, which basically means if we get paper, we're micro-segregating it into A5 paper, A4 paper, shredded paper, newspaper, and then we aggregate it, which means, keeping large quantities of that waste. And after we have those large quantities, we send them to certified recyclers. And we started planting these dense groves, native groves in the heart of the cities, so we can maximize biodiversity and decrease air pollution to the maximum. हमको बचानी है ये जिंदगानी।